7 साल की चुनमुन की जब आज स्कूल से छुट्टी हुई तो आसमान काले काले बादलों से भर गया था। जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। जिसके पास छाता था वो छाते में और जिसके पास रेनकोट था वो रेनकोट में अपने घर की ओर निकल गए थे। लेकिन चुनमुन के पास ना तो छाता था और ना ही रेनकोट। वो उस मूसलाधार बारिश में ही घर की ओर निकल पड़ी। उसका मन आज बहुत ही भारी था। हे भगवान, क्या होगा, कैसे होगा? सर ने बोला है कि अगर ये नहीं किया तो वो स्कूल में नहीं आने देंगे। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। टीचर की बातों को सोचते हुए चुनमुन उस समय मार्केट से गुजर रही थी। पूरा मार्केट तिरंगे झंडे से सजा हुआ था, क्योंकि 2 दिन बाद 15 अगस्त जो था। किसी दुकान में तिरंगे से बनी टोपियां बिक रही थी तो किसी दुकान में तिरंगे के रंग का हाथ में पहनने वाला बैंड। अरे भैया, ये तिरंगा कितने का दिया? कौन सा? ये बड़ा वाला 50 का है और ये बीच वाला 20 का है और ये सबसे छोटा वाला 10 का। थोड़ा कम कर दो, बड़ा वाला तिरंगा 3 लेना है। अच्छा, 130 दे दो, इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा। चुनमुन लोगों को तिरंगा खरीदते देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि तिरंगा तो मैं खुद से बना लूंगी, लेकिन वो सफेद यूनिफॉर्म का क्या करूंगी, वो कहाँ से लाऊंगी, और अगर वो मैं पहनकर नहीं गई तो। चुनमुन बहुत ही सीधी सादी और गरीब लड़की थी। चुनमुन को उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां हमेशा परेशान किया करती और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती। आज भी उसके साथ स्कूल में वही हुआ था। उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां उसे ऐसी ऐसी बातें कह रही थी जिसे सुनकर बेचारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर भी वो चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। पता नहीं इन भिखारियों को हमारे साथ पढ़ने की इजाजत कब और किसने दे दी। दिमाग खराब हो जाता है मेरा इनको देखकर। अरे संध्या, तुम्हारा तो दिमाग खराब होता है, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। वैसे संध्या, ऐसे मनहूस लोगों को हमारे स्कूल वाले एडमिशन क्यों देते हैं? एक तो इनके कपड़े फटे चिटे होते हैं, ऊपर से जब ये लोग पास से गुजरते हैं तो इनके शरीर से बदबू आती है, गरीबी की बदबू। चुनमुन के पास न तो कोई बैठना चाहता और न ही कोई उससे बातें करता। सब उससे दूर दूर रहते। लंच टाइम पर जब सभी लोग अपना टिफिन बॉक्स खोलते तो पूरी क्लास में अच्छे खाने की खुशबू फैल जाती। ओ तेरी, पनीर के पकौड़े! यार, आज तेरी माँ ने तो मस्त लंच दिया है। ले ना, तू खाना। वैसे तेरी माँ ने क्या दिया है? देखा तो नहीं, रुको अभी लंच बॉक्स खोल कर देखती हूँ। संध्या ने अपना टिफिन खोला तो गाजर के हलवे की खुशबू उसके नाक में पड़ी। मेरी मम्मी ने तो आज गाजर का हलवा दिया है। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। क्लास के सभी लोग अपना लंच मिल बांट कर खाते, लेकिन चुनमुन की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चुनमुन के टीचर भी उसके साथ भेदभाव करते, खासकर गणित के टीचर। हालांकि चुनमुन पढ़ने में सबसे होशियार थी, फिर भी वे किसी न किसी बात को लेकर उसे डांटते रहते। आज भी उन्होंने चुनमुन को ऑफिस में बुलाया और अरे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि नई ड्रेस खरीद लो? ये क्या रफू कि ये कपड़े पहनकर क्लास में आ जाती हो? और तुम्हारी यूनिफॉर्म भी तो कितनी गंदी है। सर, मैंने तो कल ही से धोया था। चुप करो, इसे धुला हुआ कहते हैं तो फिर गंदा किसे कहते हैं? सुनो, परसों 15 अगस्त है, सभी को सफेद रंग की नई यूनिफॉर्म पहन कर आना है और एक तिरंगा भी जरूर लाना है। परसों हमारे स्कूल में डीएम साहब चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। चीफ गेस्ट? हाँ, क्लास की कई लड़कियां उनके सामने परफॉर्म भी करने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने हमारे स्कूल की इज्जत खराब हो, इसलिए जो कहा है वो करना। अगर तुम नई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आई और डीएम साहब ने तुम्हें देख लिया तो समझ लेना कि ये तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन होगा। उसके बाद तुमको इस स्कूल में कभी भी आने नहीं दिया जाएगा। पर सर। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जो कहा है वो करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और हाँ, स्कूल तो आना ही आना है, किसी को एब्सेंट नहीं करना है। मास्टर जी ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन चुनमुन के लिए उसे पूरा करना लगभग असंभव था। चुनमुन के पिता जब तक जीवित थे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे तभी अचानक वहाँ आग लग गई और उस आग में चुनमुन के पिता समेत उसके घर की सारी खुशियां जलकर खाक हो गईं। पिताजी, पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हो गया है? देखो ना, इनका शरीर कितना काला पड़ गया है। ये कुछ बोलते भी नहीं। चुनमुन की माँ शांति को तो जैसे लकवा सा मार गया था। वो चुपचाप अपने पति के मृत शरीर को घूर रही थी। बहुत गहरा सदमा लगा था उसे अपने पति की मौत का। कुछ दिन तो शोक में बीता, लेकिन फिर शांति को लगा कि शोक कब तक किया जाए। उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी। उसके पति रामलाल चुनमुन को हमेशा से एक बड़ी अफसर बनाना चाहते थे। मुझे कुछ करना होगा चुनमुन के लिए, चुनमुन के पापा के सपनों के लिए।
शांति दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने लगी। वो भले ही एक समय का खाना खाती, लेकिन चुनमुन की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखती। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य का काला साया फिर से चुनमुन के घर पर पड़ गया। एक शाम जब शांति काम करके घर लौट रही थी तो एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। लोगों की मदद से शांति को अस्पताल पहुंचाया गया। वो बच तो गई, लेकिन जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई। अब उसका जीवन बिस्तर पर ही गुजरने लगा। क्यों भगवान, क्यों? आखिर क्यों हम गरीबों के साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? चुनमुन अब कैसे स्कूल जाती, कैसे पढ़ाई करती, घर का खर्च कैसे चलता? इन सब सवालों के बोझ तले शांति दबे जा रही थी। लेकिन तभी एक दिन, माँ ये ले। अरे ये 100 का नोट तुझे किसने दिया? माँ मैंने कमाए हैं। सच सच बता, कहाँ से लाई है तू ये पैसे? माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये पैसे कमाए हैं। वो बाजार में एक होटल है ना, वहाँ मुझे काम मिल गया है। वो मुझे महीने के 1500 रुपए देंगे। चुनमुन के इतना कहते ही शांति ने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर मारा। किसने कहा तुम्हें कमाने को? अरे तेरे मरे हुए पिता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तुम्हें पढ़ाना चाहते थे, तुम्हें बड़ी अफसर बनाना चाहते थे। ये कहकर शांति फूट फूट कर रोने लगी। चुनमुन ने अपनी माँ को रोते देखा तो उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ मैं स्कूल से आकर काम पर चली जाया करूंगी। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी माँ। मैं पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगी। लेकिन माँ अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? तुम्हारी दवाई कैसे आएगी? और माँ अगर तुमको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी माँ, मैं क्या करूंगी? ये कहकर चुनमुन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी। उस दिन के बाद से चुनमुन स्कूल के बाद काम पर जाने लगी। लेकिन 1500 रुपए में क्या होता? 7 साल की छोटी सी चुनमुन लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। आज भी स्कूल से घर आकर वो काम पर गई। उस दिन काम पर भी उसका मन नहीं लगा और वो वहाँ भी यही सब सोचते रही। बहरहाल वो रात को घर लौट आई। मैं चाहकर भी नई यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकती। मैं अपनी इसी यूनिफॉर्म को अच्छे से धो लेती हूँ, यही पहनकर चली जाऊंगी, क्योंकि सर ने किसी को भी एब्सेंट नहीं होने बोला है। मैं बिल्कुल पीछे खड़ी रहूंगी, डीएम साहब के सामने ही नहीं जाऊंगी। और हाँ, मुझे अपना प्यारा तिरंगा झंडा भी तो बनाना है। चुनमुन ने कागज का एक झंडा खुद से बनाया और सो गई। अगले दिन जब वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल रही थी तभी जोरों की बारिश हुई। ओह, ये फिर से बारिश शुरू हो गई। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना ही है। लेकिन बारिश के पानी में ये तिरंगा तो भीग जाएगा और तिरंगा तो अपनी जान से प्यारा होता है। एक काम करती हूँ, इसे एक पॉलीथीन से लपेट देती हूँ, इससे ये सुरक्षित रहेगा। चुनमुन ने वही किया और फिर अपनी माँ को रोटी खिलाकर स्कूल की ओर निकल गई। रास्ते में बारिश ने और भी रौद्र रूप धारण कर लिया, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना झंडे को संभाले हुए स्कूल की ओर बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंची और उसने वहां का जो दृश्य देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि स्कूल के अंदर 3-4 आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने बच्चों समेत सभी को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है। डीएम साहब पर भी उन्होंने गन तान रखी थी। उन्हें देखकर चुनमुन दीवार की ओट में छिप गई। सुनो बे डीएम, तुम अभी के अभी न्यूज चैनल में फोन करके बता दो कि हमने इस स्कूल पर कब्जा कर लिया है। अगर इन बच्चों की जान प्यारी है तो सरकार को हमारे 3 आतंकवादी दोस्तों को जेल से रिहा करना ही होगा। डीएम साहब ने वही किया। तुरंत ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि आतंकवादियों ने एक स्कूल पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग हुई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार सरकार को बच्चों की जान की खातिर आतंकवादियों के दोस्तों को रिहा करने का फैसला करना पड़ा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने हमारी बात मान ली है। हमारे साथी रिहा हो रहे हैं। कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँच जाएंगे। सही है। पहले हम अपने साथियों को अपने कब्जे में लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हम स्टोर रूम में छिपाकर एक टाइम बम फिट करके जाएंगे, जो बाद में फटेगा और सारे बच्चों और टीचरों का ऊपर का टिकट कट जाएगा और आज आजादी के दिन ये सारे आजाद हो जाएंगे। आतंकवादी ने टाइम बम फिट कर दिया और अपने साथी का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चुनमुन को उनके इरादों की भनक लग गई है। उसने स्टोर रूम में घुसकर न सिर्फ बम के तारों को काट दिया, बल्कि उसने स्टोर रूम में रखे हॉकी स्टिक को निकाला और उन आतंकवादियों से भिड़ गई। तुम लोगों के मंसूबे मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। आतंकवादी अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो संभल नहीं पाए। इतनी देर में चुनमुन ने 2 आतंकवादियों को मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन तभी तीसरे आतंकवादी ने उस पर गोली चला दी। चुनमुन के हाथ में गोली लगी। आह! लेकिन उसके बावजूद भी चुनमुन ने उस आतंकवादी को मारकर गिरा दिया। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। सारे बच्चे और टीचर भी अस्पताल पहुंचे। सभी ने चुनमुन से माफी मांगी।
चुनमुन की बहादुरी के लिए उसे बहुत बड़ा पुरस्कार तो मिला ही। उस दिन स्कूल का तिरंगा झंडा डीएम साहब ने उसी के हाथ से फहरवाया और उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी साहसी बेटियां हमारे समाज में हैं, हमारे देश को कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद। अंकिता के पेट में अचानक से दर्द करने लगता है। अंकिता पेट पकड़कर बैठ जाती है। ये देखकर टीचर पढ़ाना बंद कर देती है। क्या हुआ अंकिता, क्या हुआ तुम्हें? मैडम, पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये सुनकर टीचर तुरंत अंकिता को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए पेट में गैस हो गई होगी, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकिता को दवाई देते हैं। अंकिता घर लौट जाती है। घर जाकर वो दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन उसका दर्द कम ही नहीं होता। वो सोचने लगती है, क्या ये दर्द गैस का ही है या फिर और कुछ? मुझे शक हो रहा है। वो तुरंत राहुल को कॉल लगाती है। हाँ अंकिता, क्या हुआ, क्यों कॉल कर रही हो? मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कल हमने जो किया उसी की वजह से ये हो रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? ये कैसी बात कर रही हो अंकिता, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने से कोई प्रेग्नेंट होती है क्या? नहीं होती है। तो फिर हिंदी सिनेमा में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा और अगले ही दिन हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई? अरे वो सब बकवास है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर अंकिता को तसल्ली मिली। असल में अंकिता स्कूल में पढ़ती है, बच्ची है। उसे इन सब बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ दिन पहले वो राहुल से मिली। राहुल बॉस स्कूल का एक लड़का है। वो हर दिन अंकिता को देखने के लिए गर्ल्स स्कूल के बाहर आता था। अरे यार, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। राहुल हर रोज खड़ा होकर अंकिता को देखता था और अंकिता उसे इग्नोर करके चली जाती थी। अंकिता की सहेली रूपा अंकिता से कहती थी, अरे देख, वो लड़का तुझे ताड़ रहा है। ताड़ने दे, इस उम्र में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। राहुल 12वीं कक्षा में पढ़ता था और अंकिता 8वीं कक्षा में, यानी कि राहुल कुछ ही दिनों में कॉलेज जाने वाला था। अब तो कुछ दिनों में मैं कॉलेज भी चला जाऊंगा। उससे पहले मुझे अंकिता को अपने दिल की बात बतानी होगी। राहुल ने अंकिता को प्रपोज कर दिया। अंकिता ने कहा, देखो राहुल, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है अंकिता, तुम सुशील और अच्छे घर की लड़की हो, बस मुझे एक दिन तो दो, उसके बाद मैं अच्छा ना लगूं तो मुझे ना कर देना। अंकिता राजी हो गई और एक दिन स्कूल बंक करके राहुल के साथ घूमने चली गई। रास्ते में राहुल के पास एक छोटा बच्चा भीख मांगने के लिए आया। भैया, मुझे कुछ खिला दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या खाएगा बच्चा, छोले भटूरे खाएगा? राहुल ने उस बच्चे को भरपेट छोले भटूरे खिलाया। भैया, आप बहुत अच्छे हो। ये देखकर अंकिता इम्प्रेस हो गई। उसके बाद राहुल ने बहुत से लोगों की मदद की। अंकिता ने सोचा, ये राहुल तो कितना अच्छा लड़का है, इसका दिल कितना नरम है, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए। अंकिता ने राहुल को हाँ कर दिया। राहुल ने अंकिता का हाथ पकड़ा। राहुल, ये क्या कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे चिंता मत करो, मैं अपना लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। और आज ही अंकिता का पेट दर्द हुआ। अंकिता ने सोचा कि हाथ पकड़ने की वजह से कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और राहुल ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। राहुल क्लास में टॉप करता था, उसका फ्यूचर अच्छा था और वो अमीर परिवार से भी था। इसीलिए अंकिता धीरे धीरे उसके प्यार में पागल होने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा है। राहुल की क्लास में ही एक और लड़का था, उसका नाम सतीश था। सतीश को भी अंकिता पसंद थी, लेकिन वो गरीब घर से था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं था। सतीश ने एक दिन अंकिता से कहा, अंकिता, तुम उस राहुल के साथ मत घुमा करो, वो तुम्हें धोखा देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर अंकिता ने सतीश को जोर से एक थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई राहुल के बारे में ये सब कहते हुए? तुम धोखे से मुझे पाना चाहते हो, इसीलिए ये सब बोल रहे हो? नहीं अंकिता, मुझे गलत मत समझो। अंकिता वहाँ से चली गई। सब कुछ सुनकर राहुल ने अंकिता से कहा, तुम ऐसे लोगों की बात मत सुनना अंकिता, वो तो क्लास में लास्ट आता है तो जलता है मुझसे। राहुल को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ मिलता था, लेकिन सतीश को बहुत मेहनत करके दुकानों में बर्तन मांजने का काम करने के बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन सतीश दिल का बहुत अच्छा था। असल में सतीश ने राहुल को देख लिया था। अंकिता को डेट पर ले जाने से पहले राहुल उस बच्चे को पैसे दे रहा था। ए बच्चे, ये ले पैसे ले, कल जब मैं एक लड़की को यहाँ लेकर आऊंगा तब तू मुझसे खाना मांगना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तब मेरी तारीफ करना, हाँ, ताकि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए। ठीक है भैया। ये देखकर सतीश ने सोचा,
ये लड़का पैसों का रौब दिखाकर किसी को भी धोखा दे सकता है। मुझे अंकिता को इससे बचाना होगा। लेकिन अंकिता से थप्पड़ खाने के बाद सतीश ने सोचा, हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ थप्पड़ ही खाने को मिलता है। उधर दिन ब दिन राहुल और अंकिता का प्यार गहरा होता गया और एक दिन राहुल अंकिता को लेकर कहीं घूमने चला गया। दोनों ने एक साथ रात बिताई और अगले ही दिन स्कूल में अंकिता का सर चकरा गया। टीचर उसे फिर से अस्पताल ले गई। अरे, पिछली बार तो गैस की वजह से पेट दर्द हो रहा था, लेकिन इस बार ये क्या हो गया? ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अंकिता रोने लगी। अब क्या होगा? मम्मी पापा मुझसे नफरत करेंगे। ये तुमने क्या किया अंकिता? इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ कौन है बाप? राहुल है इसका बाप। अंकिता ने राहुल को कॉल लगाया। उस दिन 12वीं कक्षा के आखिरी एग्जाम थे। उसके बाद सभी कॉलेज जाने वाले थे और राहुल दूसरे किसी राज्य में कॉलेज के लिए जाने वाला था। राहुल ने फोन पर कहा, तू प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूं? मैंने तुझे कहा था क्या ये सब करने के लिए? लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा है ना राहुल, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? भाग यहाँ से। राहुल ने फोन रख दिया और अगले ही दिन वो कॉलेज के लिए निकल पड़ा। अंकिता के माता पिता अंकिता से बहुत गुस्सा हो गए। तुमने ये क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी सी उम्र में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने तो इस वंश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। निकल जाओ इस घर से। अंकिता रास्ते में भटकती रही। वो रोती रही। पता नहीं मुझे कौन सी गुनाह की सजा मिल रही है। मैंने क्यों किया ऐसा? उस धोखेबाज राहुल पर क्यों विश्वास किया? अब मुझे कौन संभालेगा? कौन बनेगा इस बच्चे का बाप? तभी सतीश सामने आया। मैं बनूंगा इस बच्चे का बाप। तुम? हाँ मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे गलती हो गई सतीश, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन तुम किसी और के बच्चे के बाप क्यों बनोगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? वैसे भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। गरीब हूँ ना। तुम चिंता मत करो अंकिता, मैं मजदूरी करूंगा लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। सतीश, मेरा सतीश। ये बोलकर अंकिता ने सतीश को गले लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि असली प्यार क्या होता है। सतीश ने किराए पर एक घर ले लिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ महीने बाद अंकिता को एक बेटा हुआ। सतीश उन दोनों से बहुत प्यार करने लगा। कुछ साल बाद राहुल घर लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके किए की सजा मिली। और यहाँ अंकिता सतीश के साथ खुशी खुशी रहने लगी।